बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। अली सलमान जी टीवी के तमाम नाजरीन को जी स्पोर्ट्स में खुश आमदेद कहता है कि जहाँ पर आज भी हम बात करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट और दीगर स्पोर्ट्स के हवाले से। हेडलाइंस में हम आपको दिखाएंगे पाकिस्तान में खेले जाने वाले दीगर स्पोर्ट्स, और जो आज हम डिस्कशन करेंगे वो करेंगे पर्टिकुलर क्रिकेट के हवाले से। और आज एक पाकिस्तान का एक बड़ा नाम, पाकिस्तान क्रिकेट की एक बड़ी शख्सियत हमारे साथ शो में स्पेशल गेस्ट के तौर पर मौजूद होगी। एक बड़ी सेलिब्रिटी हमारे साथ मौजूद होंगी कि जिन्होंने सहाफ़त की दुनिया में एक बड़ा मुकाम हासिल किया। पॉलिटिक्स में उनका एक बड़ा नाम है। फॉर्मर जो है वो चीफ मिनिस्टर रहे पंजाब जैसे बड़े सूबे के, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में उन्होंने खिदमत अंजाम दी बतौर चेयरमैन। और उनसे हम बात करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट के हालात के हवाले से, उनके टेन्योर के हवाले से, अब जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में हो रहा है और पाकिस्तान क्रिकेट के साथ जो कुछ हो रहा है ये हम जानेंगे फॉर्मर चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जनाब नजम सेठी साहब से। लेकिन प्राइम के फॉर्मेट के मुताबिक सबसे पहले आज की टॉप स्टोरीज। कौमी क्रिकेट स्क्वाड के डर्बी में ट्रेनिंग सेशन का आगाज, खिलाड़ियों की बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग प्रैक्टिस सेशन में भरपूर शिरकत। कोशिश करूंगा जो गलतियां माजी में हुई उसको ना दोहराऊं। टीम को मेरी जहां भी जरूरत हुई अच्छी कारकर्दगी दिखाने की कोशिश करूंगा। सुहेब मकसूद। तो कोशिश करूंगा कि जिस तरह से फेयरलेस होकर डोमेस्टिक क्रिकेट में खेला हूं उसी तरह यहाँ अपने आप को अप्लाई करूं। पीएसएल में उम्दा कारकर्दगी के बावजूद दौरा इंग्लैंड के लिए टीम का हिस्सा ना बनने का दुख है। वहाब रियाज। आईसीसी की ताज़ा टेस्ट और टी20 प्लेयर्स की रैंकिंग जारी। टेस्ट चैंपियनशिप जीतने वाले कप्तान विलियमसन नंबर 1 बैट्समैन बन गए। जनूबी अफ्रीका ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद वेस्ट इंडीज को 1 रन से शिकस्त देकर सीरीज में बढ़तरी हासिल कर ली। इंग्लैंड की टीम ने जर्मनी को शिकस्त देकर 55 साल बाद यूरो कप के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। सरीना विलियम्स विंबलडन टेनिस चैंपियनशिप से दस्तबरदार। पहले राउंड में दौरान खेल जख्मी होने के बायस वो मुकाबला जारी न रख सकीं। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने 20 खिलाड़ियों को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट देने का ऐलान कर दिया। नाज़रीन, आपने आज की टॉप स्टोरीज देखी और इस वक्त मेरे साथ बजरिया वीडियो लिंक मौजूद है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के फॉर्मर चेयरमैन जनाब नजम सेठी साहब। अस्सलाम वालेकुम सेठी साहब। वालेकुम सलाम। सेठी साहब, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे और थैंक यू सो मच कि आपने रात के इस पहर टाइम निकाला। आप जल्द सो जाते हैं लेकिन हमारी रिक्वेस्ट पे आपने हमारे लिए टाइम निकाला। जी टीवी जी स्पोर्ट्स के लिए आपने वक्त दिया, इसके लिए मैं आपका इंतहाई थैंकफुल हूँ, इंतहाई आपका मैं मशकूर हूँ। नॉट एट ऑल, प्लेजर। नजम सेठी साहब, उम्मीद है कि आपके साथ हमारा ये अगला 1 घंटा बड़ा ज़बरदस्त गुजरेगा क्योंकि आप एक कोनामश सहाफ़ी हैं। क्रिकेट बोर्ड में आपने बड़ा मुश्किल टेन्योर भी देखा, पाकिस्तान में बड़े मुश्किल हालात में आपने पाकिस्तान क्रिकेट की बागदौड़ संभाली। ये बताइए कि इस वक्त जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हालात हैं उनको आप किस तरह से देखते हैं? किस हद तक आप इससे जो है वो खुश हैं, किस हद तक आप मायूस हैं, किस हद तक आप दिल गिरफ्ता हैं कि पाकिस्तान की क्रिकेट किस समत में जा रही है? देखिए, सच बोलूं तो सूरत हाल ये है कि जब मैंने रिज़ाइन किया था तो मेरा मौक़िफ़ ये था कि इमरान खान साहब का हक है कि वो अपनी टीम लेके आए और उसके कप्तान बने। तो इसलिए मैंने रिज़ाइन किया। वो अपनी टीम पीसीबी में लेके आए। उस टीम ने एक नई आइन तैयार की है, उसके मुताबिक वो क्रिकेट को चलाने की कोशिश कर रहे हैं। मगर मुझे बड़ा दुख होता है जब मैं देखता हूँ कि एक क्रिकेट स्ट्रक्चर जिसने आपको टॉप पे ले गया, एटलीस्ट हमारे ज़माने में हमने चैंपियंस ट्रॉफी भी जीती, हम टेस्ट टीम नंबर 1 इन द वर्ल्ड भी बने, टी20 में नंबर 1 बने, ओडीआई में नंबर 1 बने, 2013 से लेके 2018 तक ये सब टूर्नामेंट्स जो है हम जीते। अब सूरत हाल ये है कि वो सारा स्ट्रक्चर जो है इन्होंने डिसमेंटल कर दिया है। उसकी जगह पे एक नया स्ट्रक्चर खड़ा करने की कोशिश की है। अब ये 3रा साल जा रहा है और ख़त्म होने को आ रहा है और बिल्कुल कुछ नज़र नहीं आता कि आगे क्या होगा। जो बनाया है वो भी नहीं चल रहा, वो अपने पाँव पे नहीं खड़ा हुआ, और साथ साथ ये कि टीम का जो हाल है वो आपके सामने है, पीएसएल का जो हाल है वो आपके सामने है। इसलिए मायूसी तो है, इसमें तो कोई शक नहीं।
ठीक है। अच्छा सेठी साहब ये बताइएगा कि अभी आपने स्ट्रक्चर की बात की है, तो आप इसकी वजह क्या समझते हैं कि एक स्ट्रक्चर जिसने पाकिस्तान को 92 का वर्ल्ड कप जितवाया, वही स्ट्रक्चर जिसने 2009 में पाकिस्तान को वर्ल्ड T20 इवेंट जितवाया, उसी स्ट्रक्चर से जो है वो पाकिस्तान ने ICC चैंपियंस ट्रॉफी जीती, तो वजह आप इसकी क्या समझते हैं? ठीक है कि ये प्राइम मिनिस्टर साहब की ख्वाहिश थी और ये आज से उनकी ख्वाहिश नहीं है। जब वो क्रिकेट खेलते थे 80s में भी उनके कुछ इंटरव्यूज़ मैंने पढ़े मुख्तलिफ मैगजीन में, उसमें भी उन्होंने कहा कि जी जो है क्रिकेट जो है वो सिटी वाइज होनी चाहिए। लेकिन जो उनका विजन था, जो उनका ख्वाब था, आपको लगता है वो पूरे तरीके से इंप्लीमेंट हुआ, फुलफिल हुआ? क्योंकि वो तो कराची लाहौर क्रिकेट की बात करते थे, सिंध पंजाब की बात तो कभी खान साहब ने की ही नहीं है, बलूचिस्तान और KP की बात तो उन्होंने की नहीं। वो तो बात करते थे कराची लाहौर के मैचेस होंगे, राइवलरी होगी, लेकिन वो जो उनका स्ट्रक्चर था वो तो फॉलो हुआ ही नहीं है। ये कुछ हद तक कोशिश की है इन्होंने उस स्ट्रक्चर को फॉलो करने की और कुछ हद तक कर नहीं पाए हैं। मगर देखिए सिर्फ नाम से तो स्ट्रक्चर नहीं बनता ना। क्लब क्रिकेट को डेवलप करना पड़ता है, क्लब क्रिकेट को रीजन्स के साथ लिंक करना पड़ता है, स्पॉन्सर्स ढूंढने पड़ते हैं, फैन बेस बनाना पड़ता है। कुछ भी नहीं हुआ। एक स्ट्रक्चर चल रहा था, कम से कम उसमें फैन बेस तो नहीं था, क्योंकि हबीब बैंक और UBL और ज़राई तरक्याती बैंक और कस्टम्स और PIA के तो फैन बेस नहीं है। मगर फैन बेस शहरों का हो सकता है, रीजन्स का हो सकता है, लोगों की सब नेशनलिस्ट लॉयल्टीज और सपोर्ट जो होती है वो बिल्कुल होती है रीजन्स को और सिटीज को। मगर हुआ ये कि PSL में तो हमने ऐसे कर लिया, हम आपको शहरों के नाम पे क्रिकेट टीम्स दे गए, जिसकी वजह से एक फैन बेस भी बना। अब मर्चेंडाइज भी बिकनी शुरू हो गई, उनकी शर्ट्स बिकनी शुरू हो गई हैं, लोगों की लॉयल्टीज शुरू हो गई। मगर इन्होंने जो कुछ किया है उसमें तो अभी हुआ ही कुछ नहीं ना। इन्होंने जो स्ट्रक्चर बनाए हैं, नाम जो मर्जी दे दें उनको। पंजाब के अंदर तो नाम भी सदर्न और नॉर्दर्न इस किस्म के नाम दे दिए उसके साथ क्या लॉयल्टी होगी किसी को। तो और फिर उसके बाद जो बनाया है वहां लोकल्स को उसमें इन्वॉल्व नहीं किया, क्योंकि सबको फारग कर दिया था इन्होंने पुराने स्ट्रक्चर को। और अब किया कि अपने लोगों के साथ ही ये क्रिकेट एसोसिएशन जो बनाई है कागज के ऊपर, वो उससे ठोस दिए हैं अपने एम्प्लॉइज PCB के, और DCs और कमिश्नर्स को कहा है कि आप चलाएं इसको, आप इस बोर्ड में आ जाएं और आप इसके चेयरमैन बने, ये जो लोकल एसोसिएशंस बनाई हैं। और क्लब क्रिकेट की तो रिवाइवल है ही नहीं, वो तो फारग बैठे, उनको तो पता ही नहीं है उनकी आइन क्या है, उनका रोल क्या है, वो कैसे करेंगे कैसे नहीं करेंगे। तो हुआ ये है कि एक चलती गाड़ी को रोक के उसको डिसमेंटल कर दिया है, उसकी जगह पे गाड़ी लाने की कोशिश की है, तो उसके अंदर पहिए लगे हैं ना स्टीयरिंग व्हील है, और पता नहीं कितने ड्राइवर उसको चलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि आइडिया बुरा नहीं है के ऊपर डेवलप की जाए क्रिकेट, इसमें नहीं है, ये वर्ल्ड ग्लोबल मॉडल है। मगर ये नहीं कि ब्यूरोक्रेसी उसको चलाए, उसको प्राइवेट सेक्टर ही चलाएगा, उसको PCB नहीं चला सकता। दुनिया के अंदर प्राइवेट सेक्टर चलाता है क्लब्स को और रीजन्स को, और वो स्पॉन्सर्स लेके आता है और उसके साथ फैन बेस बनता है। ये ना स्पॉन्सर्स लेके आ सके ना फैन बेस बना सके, इन्होंने ब्यूरोक्रेसी के हवाले कर दिया है। और इन्होंने जो चीज डिसमेंटल की है, उन लोगों को अब नए रुख पे बैठाना था, नए तरीके से काम करवाना था, वो नाकाम हो गए। और मेरा ख्याल है खान साहब भी खुश नहीं है इस फेलियर के साथ। बिल्कुल, एक आम क्रिकेटर तो वाकई खुश नहीं है। अच्छा, एक तरफ अभी जैसे आपने खुद भी इस बात का तस्करा किया कि ये अब जो है वो डिप्टी कमिश्नर्स जो है वो इस स्ट्रक्चर को चलाने की बात हो रही है। एक तरफ जब आप क्लब का आइन ये क्रिकेट बोर्ड लेकर आता है, तो फिर ये कहता है कोई पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए, कोई आपका गवर्नमेंट के बैरियर, ऑफिस बैरियर नहीं होने चाहिए। दूसरी तरफ आप कमिश्नर्स, डिप्टी कमिश्नर्स को और जो ऑफिस की ब्यूरोक्रेसी है उसको आप इन्वॉल्व कर देते हैं। खुला तजाद नहीं है? बिल्कुल है। ब्यूरोक्रेसी का तो इंटरेस्ट ही नहीं है। आपने देखा ब्यूरोक्रेसी ने जो प्रोविंशियल क्रिकेट या स्पोर्ट्स बोर्ड्स हैं उनका क्या हाल किया है। पंजाब की ले लें आप, पंजाब के क्रिकेट या स्पोर्ट्स बोर्ड, बहुत बड़े पैसे मिलते हैं इनको, अरबों के हिसाब से पैसे मिलते हैं। आपने कभी सुना इनकी कोई टूर्नामेंट्स की कोई अहमियत हो, वहां से कोई टैलेंट निकला हो? खा वो क्रिकेट हो या हॉकी हो या कबड्डी हो, कुछ भी नहीं। कबड्डी का शायद क्योंकि और वो प्राइवेट सेक्टर करता नहीं है तो उसकी सपोर्ट मिल जाती होगी, मगर बाकी स्पोर्ट्स में तो कुछ भी नहीं। और लंबी चौड़ी ब्यूरोक्रेसीज बैठी हुई है और कुछ भी नहीं हो रहा। अब उन्हीं के वाले उसी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के हवाले ये कर दिया, और उनके पास भी टाइम नहीं है। मैंने सुना है वो कमिश्नर साहब को कहा कि आप बन जाएं हेड इसके रीजनल एसोसिएशन के, उन्होंने कहा मैं मेरा DC ले लें आप। अब DC कहता है मेरे पास तो टाइम नहीं है, आप मेहरबानी करके मेरा AC ले लें। अब वो ब्यूरोक्रेट्स चलाएंगे, आप छोड़ देना। तो फिर सिफारिशें कैसे बंद करेंगे? सिफारिशें तो आएंगी, सियासतदान सिफारिशें लाएंगे, क्रिकेटर सिफारिशें लाएंगे,
और सिफारिश ऑल द वे चीफ मिनिस्टर के पास जाएगी, तो आपका क्या ख्याल है, फिर इस तरीके से मेरिट होगी? नहीं। ठीक है, तो अच्छा आपको क्या ऐसा लगता है कि क्या एहसान मानी साहब ने क्या ऐसा किया कि उनको अभी एक्सटेंशन देने की बात हो रही है? वसीम खान साहब जब उनको यहाँ पे अपॉइंट किया गया तो उनका जो सीवी था वो नहीं देखा गया कि लेस्टरशायर उनके टेन्योर में किस पोजीशन पे थी और काउंटीज़ में किस नंबर पे स्टैंड करती थी लेस्टरशायर। तो क्या रीज़न क्या समझते हैं, ये ब्लू एडवाइस क्यों बना हुआ इन दोनों को? अब ये सवाल तो आप इमरान खान साहब से पूछिए, पेट्रन वही हैं। अब किसने किसकी सिफारिश की, किसकी किसके दोस्ती थी, कौन के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में सपोर्टर थे, ये सारी बातें कोई छुपी हुई तो नहीं है। मगर मैं इस बात छोड़ दें, मुझे कोई इतराज नहीं है, आप जिसको भी मर्जी ले आए, कोई इशू नहीं है। अगर आप समझते हैं कि इंसान काबिल है और वो ये काम कर सकता है, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, दोस्त हो या कोई भी हो, मगर कोई डिलीवरी तो हो फिर। और अगर डिलीवरी नहीं है तो फिर अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि डिलीवरी तो है नहीं, अब अकाउंटेबिलिटी होगी या नहीं होगी ये मुझे पता नहीं है। ठीक है, क्योंकि अभी तक क्लब क्रिकेट भी हम देख रहे हैं, क्योंकि मैं तो ग्रास रूट क्रिकेट का आदमी हूँ, अब तक क्लब क्रिकेट जो वो प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज नहीं हो रही है। और वो रीजन जो क्लब क्रिकेट को बहुत अच्छी तरह से रन कर रहे थे, कराची की अगर मैं बात करता हूँ या इस्लामाबाद की बात करता हूँ, तो अभी तक हम देख रहे हैं कि उस तरह से उनको भी जो है वो उनके राह में जो है वो रास्ते जो है वो उसके हर्डल्स अटकाए जा रहे हैं। डायमंड ग्राउंड आपको पता है, डायमंड ग्राउंड आए दिन जो है वो खबरों की जीनत रहता है। फिर कराची में भी क्रिकेट नहीं हो रही है, क्लब क्रिकेट बिल्कुल यहाँ पे खत्म हो गई है, 2-3 साल से बिल्कुल क्लब क्रिकेट नहीं हुई है। तो ये फिर बच्चे कहाँ जाके खेलेंगे? जी हाँ, आपकी आवाज टूट रही है। मुझे नहीं पता जी बच्चे कहाँ जाके खेलेंगे। मैंने सुना है बनी गाला में एक क्रिकेट ग्राउंड बनाई जा रही है, मेरा ख्याल है वहीं खेलेंगे जाके। तो वहाँ से वो भी अभी तक आपको मालूम होगा, वो क्रिकेट ग्राउंड में भी जो वो सिंथेटिक एक टर्फ लगा दी गई थी और वो पूरा भी रेतीला ग्राउंड है, वो जहाँ पे मौजूदगी थी वहाँ पे वहीं उसी हद तक घास थी खाली। जी मेरे ख्याल वो फोटो ऑफ करनी थी ना। प्राइम मिनिस्टर को आप मिट्टी के ऊपर तो नहीं खड़ा करा सकते ना, खुद आप ऑफ करें। तो उनके लिए एक एस्ट्रो टर्फ वगैरह वहां लगा दी थी थोड़ी सी, ताकि उसके ऊपर खड़े हो जाए और अच्छी फोटो अपॉर्चुनिटी हो जाए। कोई हर्ज नहीं है ऐसी बात। ऑलराइट, सेठी साहब को मेरी आवाज़ दुरुस्त तरीके से पहुंच भी नहीं रही है, तो इसलिए हम थोड़ा सा लेंगे इस वक्त एक ब्रेक, और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो मजीद पाकिस्तान क्रिकेट से जुड़े उमूर के हवाले से बात करेंगे। पाकिस्तान सुपर लीग, पाकिस्तान को लाने वाले नजम सेठी साहब थे, ये ख्वाब देखा था जिसको इम्प्लीमेंट किया नजम सेठी साहब ने, और पाकिस्तान में पाकिस्तान सुपर लीग आई, और बड़ा इस हवाले से इनका कॉन्ट्रीब्यूशन, इस पर भी बात करेंगे। इसके अलावा जो पाकिस्तान और भारत के क्रिकेट के ताल्लुकात हैं, इसके हवाले से भी बात करेंगे। ये सब कुछ होगा एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले मेरे साथ मौजूद थे फॉर्मर चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ऑनरेबल नजम सेठी साहब। उनसे गुफ्तगू कर रहे थे पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से। सेठी साहब ये बताइएगा कि अब जो डिपार्टमेंटल क्रिकेट खत्म हुई है, कि जो नया स्ट्रक्चर आया उसमें डिपार्टमेंट क्रिकेट का कोई रोल नहीं है, और जब हम बात करते हैं डिपार्टमेंट क्रिकेट की तो हम बड़े डिपार्टमेंट की बात करते हैं, फिर हम जो छोटे डिपार्टमेंट होते हैं, जिस तरह अगर हम CDA की बात कर लें, कराची में KDA की बात कर लें, तो और ऐसे डिपार्टमेंट है, हीनो पाक था कराची में एक डिपार्टमेंट, इसी तरह से और जो सैयद पेपर मिल एक डिपार्टमेंट खेलता था। तो इस डिपार्टमेंट से भी लड़के खेलते थे, गुरूम होते थे, फिर अगले लेवल पे जाते थे। डिपार्टमेंट क्रिकेट बंद होने से बतौर फॉर्मर चेयरमैन PCB आप क्या समझते हैं, कितना नुकसान हुआ है? देखिए बहुत नुकसान हुआ। डिपार्टमेंट क्रिकेट कभी भी खत्म नहीं करनी चाहिए थी। डिपार्टमेंट्स को कहना चाहिए था कि आप अपने पूरा क्रिकेटिंग स्ट्रक्चर बरकरार रखें। आप एक से सारे मिला के कोई 1.5 अरब रुपए साल में ये डिपार्टमेंट्स खर्च करती थी, 1.5-2 अरब रुपए, 3-3, 4-4, 5-5 करोड़ रुपया साल का ये क्रिकेटर्स के ऊपर, ट्रेनिंग के ऊपर, मैचेस के ऊपर ये करते थे। और जैसे आपने कहा सिर्फ बड़ी डिपार्टमेंट्स 8 नहीं थी, 16 डिपार्टमेंट्स थी, फिर और भी थी, ग्रेड A, ग्रेड B वगैरह। तो एक पूरा सिलसिला था परवरिश का, क्लब्स, डिपार्टमेंट्स। अब डिपार्टमेंट्स को खत्म नहीं करना चाहिए था। डिपार्टमेंट्स को ये कहना चाहिएगा कि आप बरकरार रखें, मगर अब ये जो टीम होगी, ये आप टीम का नाम UBL की टीम नहीं होगी, इसको UBL टीम नहीं कहेंगे, इसको कहेंगे आप बनेंगे स्पॉन्सर। UBL विल बी द स्पॉन्सर। टीम होगी लालपुर की या फैसलाबाद की या मुल्तान की या क्वेटा की या और शहर की। आप उस शहर, जिस शहर के साथ फैन बेस है, उसको आप सपोर्ट करेंगे, आपका नाम है, स्पॉन्सर आएगा। PSL में यही किया ना हमने हबीब बैंक को स्पॉन्सर ले लिया, उसका नाम बन गया हबीब बैंक PSL, ठीक है, और आगे बन गई टीमें।
तो वो डिपार्टमेंट क्रिकेट भी बरकरार रहती, डिपार्टमेंट्स का इंटरेस्ट फंडिंग में भी रहता, अपनी एडवर्टाइजिंग में भी रहता, क्योंकि जाहिर है इसीलिए वो करते थे ना कि उनका नाम आए। अब नाम तो अभी भी आना था, मगर शहर के साथ लिंक कर देते। तो उसमें एक बोर्ड बनाते जिस डिपार्टमेंट के लोग भी बैठे, एक पीसीबी का ट्रेजरर भी होता बिकॉज फंडिंग भी होती, और एक लोकल इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव भी होता जैसे पहले था रीजन्स के अंदर। तो बहुत जबरदस्त ये सिलसिला चल सकता था। इमरान खान साहब का अपना मकसद भी पूरा हो जाता कि रीजनल क्रिकेट रीजनल लाइन के ऊपर हो, डिपार्टमेंट्स का मसला भी हल हो जाता कि डिपार्टमेंट्स का नाम रहे, नॉट फैन बेस बट अ स्पॉन्सर, और पीसीबी भी जो है उसका क्रिकेट स्ट्रक्चर भी चलता। अगर अब पीसीबी 50-60 करोड़ रुपया डोमेस्टिक क्रिकेट पे टूर्नामेंट्स में ये चीजें करता था, तो अब तो स्पॉन्सर भी आ जाते और पीसीबी और थोड़े से पैसे लगा देता। इतनी जबरदस्त स्ट्रक्चर बन सकता था कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। अब क्या हुआ, डिपार्टमेंट्स ने 1-1.5 अरब रुपया जो इन्वेस्ट करते थे वो फारिग हो गए। अब सारा के सारा पैसा पीसीबी को करना पड़ रहा है। अब पीसीबी डीसी को कह रहा है कि यार पैसा इकट्ठा करो कहीं से, अभी तो पीसीबी अपनी जेब से दे रहा है। तो क्या हुआ उसके साथ वो सारे क्रिकेटर्स बेरोजगार हो गए। अब करेंगे ये कहां से ये लाएंगे, क्या करेंगे, मुझे तो समझ नहीं आती कैसे ये करेंगे। अच्छा सेठी साहब, क्या मैं समझता हूँ कि सेठी साहब, अच्छा क्या आप, चूंकि आपने इतनी बड़ी पोजीशन को आपने हेड किया है, हमसे बेहतर आप हेल्म ऑफ अफेयर जानते हैं। डिपार्टमेंट क्रिकेट तो पीसीबी को कुछ दे ही रहा था ना, कुछ ले नहीं रहा था पीसीबी से। अगर आप स्टेट बैंक का ग्राउंड देखें, स्टेट ऑफ द आर्ट वो ग्राउंड है। अगर आप यूबीएल कॉम्प्लेक्स की मैं बात करूं, अगर मैं नेशनल बैंक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की बात करूं, तो ये डिपार्टमेंट तो पीसीबी को एक सर्विस प्रोवाइड कर रहे थे, प्लेयर प्रोवाइड कर रहे थे, तो इनको छेड़ने की क्या जरूरत थी? नहीं, यही तो आपसे कह रहा हूं, बिल्कुल छेड़ने की जरूरत नहीं थी। ये सब कुछ ही प्रोवाइड कर रहे थे आपके लिए। आप क्या कर रहे थे? आप डिपार्टमेंट क्रिकेट को ओके मैचेस करवा रहे थे, और आप क्या कर रहे थे? डोमेस्टिक क्रिकेट इसी को कहते थे ना। तो सारी तो डिपार्टमेंट्स की कंट्रीब्यूशन थी। और आप क्या करते थे? आप 15, 20, 30 क्रिकेटर्स जो थे, जो कि नेशनल टीम का हिस्सा बनते थे, उनको आप कॉन्ट्रैक्ट्स उनके साथ कर लेते थे। बाकी जो सैकड़ों जो बाकी क्रिकेटर्स थे, उनके तो कॉन्ट्रैक्ट्स डिपार्टमेंट के साथ थे। तो आप तो 3, 4, 5 करोड़ रुपया महीने का आपका खर्चा था ऑन योर ओन क्रिकेटर्स। किसी को 1 लाख, 2 लाख, किसी को 3 लाख, इस तरीके से महीने की आप 25-30 क्रिकेटर्स को, जो कि आप पीसीबी का जो सब्सिडाइज थी और जो सैलरी बेस्ड कॉन्ट्रैक्चुअल था, वो करते थे। बाकी तो सब कुछ डिपार्टमेंट्स करते थे। अब वो खत्म हो गया, उसकी जगह पे है ही कुछ नहीं। वो कहाँ जाएंगे वो लोग? अब कहाँ से आप जहीर अब्बास और यूनुस और बाकी जिसका भी नाम ले लें, मेरा ख्याल है सिवाय इमरान खान के, और ये एक आध आप सोच रहे हैं और कोई जिसने डिपार्टमेंट क्रिकेट, इमरान ने भी डिपार्टमेंट क्रिकेट खेली थी थोड़ी सी, उसके अलावा सभी डिपार्टमेंट से आए, सभी को परवरिश डिपार्टमेंट्स ने की, और पीसीबी ने फिर आगे उनको खिलाया। तो ये किया मुझे नहीं समझ आई है इसके पीछे लॉजिक क्या थी। मेरा ख्याल है एक हुक्म था, कर दो, इन्होंने आंखें बंद करके कर दिया गया, कौन समझाने जाए। मैंने ये भी सुना है ये एक दफा गए थे, पूरी पीसीबी या वसीम गए थे, मान गए थे, और भी लोग इनके साथ ले गए थे इमरान खान साहब को समझाने के लिए कि जी ये प्रॉब्लम्स हैं, जरा इसको सोच लिया जाए। तो आगे से शट अप कॉल मिल गई कि शट अप, यू डोंट नो व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट, गो एंड डू इट, बजारे चुप करके अपनी दुम। नहीं, शटअप कॉल भी मिल गई, साथ साथ वो आपको पता है कि वो 3 ओहदे भी जो थे उसमें से भी ओहदा ले लिया गया। इसको किस तरह देखते हैं कि अब जो लोग भी आए, जिस तरह हम बात करते हैं कि वो पाकिस्तान की शायद क्रिकेट के डायनेमिक्स को जानते नहीं थे, क्योंकि बाहर से आए, वो पाकिस्तान क्रिकेट को उनको बिठा दिया गया, हेड करने के लिए बिठा दिया गया टॉप पोजीशन पे। एक ही प्लेयर को 3 ओहदे देना, उस पर सबने क्रिटिसाइज किया इस बात को, उस वक्त नहीं माने। उसके बाद फिर यू टर्न लेना पड़ गया, फिर मिसबा से आपने बैटिंग कंसल्टेंट का ओहदा वापस लिया, फिर आप इसी को हेड कोच भी बना रहे हैं, उसी को चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी भी बना रहे। ये जितनी जो फैसले लिए और फिर वापस लिए, इससे आपको नहीं लगता कि जग हंसाई हुई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की? इनको बिल्कुल कुछ पता नहीं था। ना मानी साहब को पाकिस्तान क्रिकेट का कुछ पता था, और ना ही वसीम को तो बिल्कुल ही पता नहीं था। हुआ ये कि ये सारे कुछ सिफारिशें फिर इनको बनी गाला से आई। किसी एक प्लेयर की सिफारिश किसी एक मौलाना ने कर दी, किसी और की सिफारिश किसी पुराने टेस्ट क्रिकेटर जो कि इमरान खान साहब के बड़े करीब हैं उन्होंने कर दी। इस तरीके के साथ बहुत से यहाँ अपॉइंटमेंट्स हैं। आपको याद होगा एक ऐसी अपॉइंटमेंट हुई कि मैं सर पकड़ के बैठ गया। शुरू में इन्होंने कहा जी कि क्रिकेट कमेटी बनेगी या एडवाइजर्स बनेंगे, जिसने वसीम अकरम और मोहसिन हसन खान को लगा दिया। याद है आपको? जी बिल्कुल। शुरू में
तो मैं दिल में सोचा, मैंने कहा ये क्या कर रहे हैं। मौसम जो है वो तो बिल्कुल नहीं वसीम को पसंद करते, वो तो उन्होंने तो कस्में खाई हुई है कि ये वसीम अकरम मैच फिक्सर है, और उन्होंने ऑन रिकॉर्ड ये बातें कही हुई हैं। तो जब दोनों को लगा दिया तो मैं सोच रहा था कि अब कैसे चलेगा ये काम। तो बड़ा इंटरेस्टिंग बात यह है कि किसी सहाफी, आप जैसे सहाफी ने उसी दिन इनको पूछ लिया इसको मोहसिन को कि मोहसिन हसन खान, आप तो ये कहते थे कि ये फिक्सर है, ये है, आप तो इनको गालियां देते थे, और आज आप इनके साथ खड़े हैं और आप कह रहे हैं हम बनकर काम इकट्ठे करेंगे। तो आगे से मोहसिन कहता मेरी गलतफहमी थी। तो बात ये वही हुआ, फिर थोड़े अरसे के बाद फारग हो गए दोनों एक दूसरे के, और फिर काम ही कोई नहीं था। ये तो सिर्फ एक पीआर प्रोपेगेंडा स्टंट था कि हमने वो लोग जो कि पहले बाहर बैठे हुए थे, मोहसिन आपको याद होगा मेरी बड़ी तनकीद करते थे, वो जो चाहते थे मैंने उन्हें नहीं दिया, तो इसलिए वो अब तो उनको मौका मिला, उन्होंने कहा जी ठीक है। तो वो देखा फिर आपने क्या हुआ आखिर में। तो इसी तरीके के साथ ये कोचेस बना देना, उनको लगा देना, फलाना, ये सारा कुछ फैसले मैं आपको बता दूं ये पीसीबी के गद्दाफी स्टेडियम में नहीं हुए, ये कहीं और हुए फैसले। ठीक है, आपको क्या लगता है एक एक्स प्लेयर का नाम आता है इसमें कि जिससे भी बात करते हैं वो ये कहते हैं कि एक एक्स प्लेयर हैं, पाकिस्तान के लेजेंडरी क्रिकेटर हैं, वो क्रिकेट बोर्ड चला रहे हैं, लेकिन वो ये कहते हैं मेरे पास इतना टाइम ही कहाँ है क्रिकेट बोर्ड चलाने का। पता नहीं जी किसकी तरफ आपका इशारा है, मगर कुछ लोग तो हैं ऐसे जो कि मैं नाम ले देता हूँ, इशारा नहीं कर रहा, मैं तो सीधा सीधा नाम ले देता हूँ। वसीम अकरम साहब के बारे में कहा जाता है कि क्रिकेट बोर्ड वो रन कर रहे हैं, लेकिन वसीम भाई ने तो इस पे कह दिया कि जी मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं क्रिकेट बोर्ड को रन करूं। नहीं, मेरा ख्याल मतलब उनका ये है कि जाहिर है वसीम अकरम नहीं रन कर रहे, मगर वसीम अकरम साहब, और बाय द वे आप आज अगर वसीम अकरम साहब को कहे ना कि वो चीफ एग्जीक्यूटिव बन जाए वसीम खान की जगह, वो भी नहीं बनेंगे वो। उसकी वजह मैं आपको बता दूं, वसीम अकरम की जो हैसियत है और जो उनकी इनकम है फ्रॉम क्रिकेट स्पॉन्सरशिप्स एंड क्रिकेट बिजनेस, वो तो कोई 10 गुना ज्यादा है फ्रॉम जो कि वसीम खान साहब जो तनख्वाह ले रहे हैं। अगर वसीम खान साहब $30,000 ले रहे हैं तो वसीम अकरम तो मेरा ख्याल है $3 लाख के करीब बना रहे होंगे अपने स्पॉन्सरशिप्स और अपना सारा कुछ, वो तो नहीं छोड़ेंगे कभी भी वो। मेरा मतलब ये है कि वसीम अकरम साहब बड़े करीब हैं इमरान खान साहब के, यहाँ से ये बात चलती है। मगर वसीम इज डिसेंट गाय, वो सभी के साथ बना के रखते हैं, और लड़ाई झगड़े किसी के साथ नहीं लेते वो, मगर बड़े वो डिप्लोमेटिक किस्म के शख्स हैं, और इमरान खान कुछ हद तक जाहिर उनकी बात भी सुनते होंगे। तो इस तरीके से ये बात चलती है कि जी वसीम अकरम चला रहे हैं। इसीलिए मैंने हो सकता है वसीम अकरम की एडवाइस के ऊपर इमरान खान साहब ने कोई सिफारिश की हो, इसके बारे में मैं नहीं कुछ कह सकता, बट चला तो मानी साहब रहे हैं और वसीम खान साहब चला रहे हैं। इसीलिए मैंने कहा कि वो बर्मिला इस बात को कह चुके हैं, उन पे पता नहीं क्यों लोग जो वो स्टोन थ्रो करते हैं कि जी वसीम अकरम बोर्ड चला रहे हैं, लेकिन बर्मिला कई बार वो कह चुके हैं कि मेरा क्रिकेट बोर्ड से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन फिर भी जो फिंगर्स उनकी तरफ उठती हैं। ये बताइए सेठी साहब, अब थोड़ा सा बहुत ज़्यादा मैंने हॉफॉली करा दी, थोड़ा सा शॉर्ट पिचेस की तरफ भी आऊँगा। आपने आमिर को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया और आमिर को पाकिस्तान ने क्रिकेट में लाने में आपका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहा। वैसे ही सपोर्ट हमें सलमान बट और आसिफ की तरफ से देखने को नहीं मिली, और फिर दानिश कनेरिया भी हमारे शो का हिस्सा रहे। दानिश कनेरिया का क्या मामला है कि क्यों उनको उस तरह से जो है, हालांकि बाकी लोगों ने तो पाकिस्तान का नाम खराब किया था, दानिश ने काउंटी में जाके सब कुछ उन पर जो ब्लेम आया, तो ये इसमें किस तरह से कॉम्प्लेक्स और कितनी सिंपल है सिचुएशन ये? नहीं, इसका जवाब मैंने काफी दफा दिया है, मैं एक दफा फिर दे देता हूँ। आईसीसी के फैसले होते हैं कुछ जो कि हर बोर्ड को मानने पड़ते हैं, इम्प्लीमेंट करने पड़ते हैं। आईसीसी का ये फैसला था कि आमिर का जुर्म जो है वो सीरियस नहीं है इतना जितना बाकी दो साथियों का था। पहला ये, इसलिए आमिर की तरफ उनका रवैया थोड़ा नरम था और बाकी दोनों की तरफ रवैया इतना नरम नहीं था। दूसरी बात ये थी, और ये बड़ी अहम है, कि कनेरिया की तरफ बहुत सख्त रवैया था, और वो रवैया इसलिए सख्त था क्योंकि कनेरिया साहब को यूके के हाई कोर्ट के अंदर उनके ऊपर इल्जाम लग के कन्विक्शन हुई थी, उनको सेंसर किया गया था। तो वो तो एक और बिल्कुल ही और सिचुएशन थी, और किसी अंडर एनी सर्कमस्टांस कनेरिया साहब को अकोमोडेट नहीं किया जा सकता था क्योंकि आईसीसी ने ये उनको बैन कर दिया था। आइए आगे आइए, यहाँ तक आमिर की बात है। आमिर को सजा हुई थी 5 साल की
4.5 साल उन्होंने सजा काटी। आईसीसी का रवैया ये था कि ठीक है, इनका केस बेहतर है उनसे, इनको हम थोड़ी सी छूट दे देते हैं। मैंने सिर्फ इतनी कोशिश की कि वो जो छूट थी 6 महीने की, वो मैंने उनको दिलवा दी। और उसके बाद जब वक्त आया कि उनको सिलेक्शन करनी है कि नहीं करनी डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर, क्योंकि उनको वक्त लगना था वापस क्रिकेट में आने में, उनको वक्त लगा। शेरियार साहब उस वक्त चेयरमैन थे, उनका ये ख्याल था कि अब एक प्लेयर है जो टेंटेड है, उसको वापस नहीं लाना चाहिए, हाँ वो उसने अपनी टर्म जो है वो कंप्लीट कर ली हो। इसी तरीके से हमारी टीम के अंदर लोग थे, मैं नाम नहीं लेता, कमेंटेटर्स थे कुछ, जिनके सबका रवैया ये था कि जी नहीं, इनको नहीं वापस आना चाहिए। मगर सिचुएशन ये थी कि उनके ऊपर किसी किस्म की हम पाबंदी लगा नहीं सकते थे। वो अदालत जाके अपने आप को क्लियर वो करवा सकते थे, और वो करवाने भी जा रहे थे। इसलिए हमने सिलेक्टर्स को कहा कि अगर आपने इसको सिलेक्ट करना है कारकर्दगी के ऊपर तो कर ले, बिकॉज उसको रोक तो सकते नहीं थे फ्रॉम प्लेइंग। तो इस तरीके से फिर सिलेक्टर्स का ये फैसला था कि ही इज अप टू द मार्क। जब ऐसे सिचुएशन हुई तो फिर हमने कहा ठीक है। मुझे याद है कि हमने कोशिश की थी, मैंने खुद कोशिश की थी कि जब ये पहली दफा इंग्लैंड गए तो हमने इनको काफी समझाया। मैंने कहा आमिर, तुम वहां जाओगे, वहां क्रिकेट स्टेडियम के अंदर लोग बू बू करेंगे, तैयार हो जाओ, लड़ाई झगड़े नहीं करने। जैसे तुमने आईसीसी के साथ तावन किया था, अपने आप को रिहेबिलिटेट किया था, यहाँ भी करना पड़ेगा। गलती आपसे हो गई, आप 17 साल के थे, तस्लीम आपने कर ली, सजा आपने काट ली, अब सीधा चलना है आपने, और हम आपके साथ हैं जब तक आप सीधा चलेंगे। तो आमिर ने काफी मेहनत करके वापस अपनी क्रिकेट टीम में आया। अच्छा सर, मुझे ब्रेक पे जाना है, लेकिन ये जरा इसी मौजू को मैं जरा इसको क्लोज भी करूंगा। लेकिन अगर आप किस तरह से देखते हैं कि ठीक है, अगर इस तरह आमिर ने अपनी सजा पूरी कर ली, आमिर क्रिकेट में वापस आ गए, फिर उसी तरह सलमान बट ने भी माफी मांग ली, सजा पूरी कर ली, वो डोमेस्टिक में रन्स के अंबार लगाते रहे, तो आमिर की तरफ अगर सिलेक्टर्स देख रहे हैं तो फिर सलमान बट की तरफ सिलेक्टर्स ने क्यों नहीं देखा? और फिर इस क्रिकेट बोर्ड की किस तरह से इस पॉलिसी को आप एनालाइज करेंगे कि वो सलमान बट जिसको क्रिकेट टीम में हम सिलेक्ट नहीं कर रहे, उसी से आप अपने प्राइम टूर्नामेंट है कायदेसम ट्रॉफी, उसमें आप उनसे एक्सपर्ट एनालिसिस ले रहे हैं, फिर उनको आप मैच रेफरी अंपायरिंग के कोर्स करवा रहे हैं, तो इसको किस तरह से देखेंगे फिर इन चीजों को? देखिए, सलमान बट को और आसिफ को हमारे जमाने में हमने बुलाया था। आईसीसी ने कहा था इनको एक दफा फिर से इंटरोगेट करें, क्योंकि इन्होंने पूरी बात हमें नहीं बताई, पूरी बात तस्लीम नहीं की। ये मैं पहले भी कह चुका हूं, मैं फिर कह रहा हूं। आमिर ने सारी बात तस्लीम कर ली थी, सारी बातें बता दी थी। आईसीसी का मौकफ और पीसीबी का भी ये मौकफ था कि इन्होंने पूरी बात नहीं की, बताई और छुपाया है बहुत कुछ। ये दाग था। अब बात यह है कि वो जो ट्रांसक्रिप्शंस हैं, हमारी सिक्योरिटी टीम ने फिर इनके साथ बैठ के पीसीबी हेडक्वार्टर्स में लंबी चौड़ी बात की, रिकॉर्डिंग की, ट्रांसक्रिप्ट की, वो सब कुछ मौजूद है। उससे फिर ये हमारी सिक्योरिटी टीम ने और आईसीसी की सिक्योरिटी टीम ने ये फैसला किया, जो कि अनऑफिशियल फैसला है, कि इसमें बहुत से सवाल हैं जिसके जवाब नहीं मिले, और बात को यहीं छोड़ दिया गया। अब अगर बात वहीं छोड़ दी गई है, अगर ये बोर्ड चाहे उनको रिहेबिलिटेट करना तो ये कर सकते हैं, ठीक है। मतलब इसमें कोई पाबंदी नहीं है। सर मुझे ब्रेक पे आना है, उसमें कोई ऑब्लिगेशन नहीं थी, मतलब आपकी गुफ्तगू से मैंने ये एसेंस लिया कि उसमें कोई ऑब्लिगेशन नहीं थी। फिर अगर बोर्ड चाहता इनको पाकिस्तान टीम में इंडक्ट कर सकता था। पर मसला मैं आपको बता दूं क्या होता, और शायद अभी भी हो। अब इशारा ही करूंगा मैं, बिकॉज बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जो कि पार्ट ऑफ डिप्लोमेसी होती हैं। जब आमिर क्लियर हो गया और सब कुछ हो गया और सिलेक्ट भी हो गया और इसने यूके जाना था गेम। अच्छा सर, मैं ब्रेक ले लूं, मैं ब्रेक के बाद आके जरा कंटिन्यू करता हूं। मैं बहुत माजरत चाहूंगा, लेकिन आप खुद भी साफ ही, आपको पता है कि ब्रेक इस वक्त बड़ा जरूरी है। ब्रेक लेते हैं, फिर ब्रेक के बाद वापस आते हैं, फिर जरा सेठी साहब से कंटिन्यू करते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले सेठी साहब अपनी गुफ्तगू कर रहे थे। सबसे पहले इंतहाई माजरत है कि मुझे इंटरप्ट करना पड़ा। सेठी साहब, आप कंटिन्यू अगर करना चाहें, आपको कुछ बता रहे थे उस सलमान बट और आसिफ का जो मामला था, अगर आप कंटिन्यू करना चाहें उसको। देखिए, आपको पता है कि पीएसएल शुरू होने से एक दो प्लेयर्स ऐसे थे जहां स्पॉट फिक्सिंग का केस बना, हमने उनको सजा दी, कुछ अर्से के लिए बैन कर दिया। आके मैंने सुना है कि एक दो प्लेयर्स के ऊपर से बैन जो है वो आधा कर दिया और उनको वापस ले आए पीएसएल के अंदर। तो करने को तो पीसीबी जो चाहे कर सकता है। अगर उनको समझते हैं कि वो उनके साथ आईसीसी ने या पिछले पीसी बोर्ड ने इनजस्टिस की है,
तो ला सकते हैं उनको। ठीक है। वो बाकी और बात है, वो भुगतना पड़ेगा फिर उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। मैं कह रहा ये रहा था आपको कि जब आमिर पहली दफा जाने लगे तो पीसीबी को बहुत फिक्र था कि इसको शायद वीजा ही ना दे ब्रिटिश हाई कमीशन, और आईसीसी इसको अपोज करे कि वीजा नहीं देना है इनको। और बड़ी लेन देन के बाद फोन करके पता करके कि क्या होगा अगर हमने अप्लाई किया और ना दिया तो बड़ी बेइज्जती हो जाएगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। बहुत फिर इंग्लैंड बोर्ड को कहा कि आप पता करें एम्बेसी से, आप बताएं कोई ऐसी मसला तो नहीं है, फिर जाके कुछ रास्ते। अच्छा सर, आमिर को तो आप लेकर आ गए, इस किस्म के इश्यूज बन सकते हैं। जी जी ठीक है, आप आमिर को तो लेकर आ गए, लेकिन उसके बाद फिर जब मोहम्मद आमिर पाकिस्तान की टीम में आ गए तो अब से कुछ अरसे पहले उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि जब ये वाली मैनेजमेंट होगी तो इनके साथ मैं नहीं खेल सकता, ये मुझे सही तरह से ट्रीट नहीं कर रहे। एक तो ये बताइएगा कि एज ए फॉर्मर चेयरमैन आप इसको किस तरह से देखते हैं, क्योंकि एक प्लेयर जो है वो, अगर मैं बहुत ही खुले अल्फाज में बोलूँ तो ब्लैकमेल कर रहा है पाकिस्तान क्रिकेट की मैनेजमेंट को, अपने इंतहाई सीनियर जो फॉर्मर प्लेयर है उनको, फॉर्मर कैप्टन को, बॉलिंग कंसल्टेंट को, वकार यूनुस को, और दूसरी तरफ जो है वो पीसीबी के जो सीईओ साहब हैं वो उनके घर जा जाके उनको मना रहे हैं। और वो आमिर खुद अपने इंटरव्यूज में कह रहे हैं कि जी सीईओ साहब मुझे घर आके मना रहे हैं कि आप वापस आ जाएं, आपके ग्रीवेंसेस को दूर किया जाएगा। देखिए, मैं नहीं समझता कि पीसीबी को या किसी क्रिकेटर को जो कि कॉन्ट्रैक्टेड क्रिकेटर है या जो कि अपना फ्यूचर मुस्तकबिल जो है उसको सिक्योर करना चाहते हैं, पब्लिक के अंदर लड़ाई झगड़े नहीं होने चाहिए। अगर आमिर ने कोई इस किस्म की बयानबाजी की क्योंकि वो खुश नहीं था, उसका ये ख्याल था कि पीसीबी का रवैया आमिर की तरफ ठीक नहीं है, तो उनको जाके बात करनी चाहिए थी। पब्लिक में जिस किस्म का बयान दिया मैं समझता हूँ वो मुनासिब नहीं था। उसके बाद फिर पीसीबी के लिए मुश्किल हो जाता है कि उसके बाद वो जब घोड़े पे जब चढ़े होते हैं तो नीचे उतरना मुश्किल हो जाता है। ऐसे ही हुआ कि शायद आमिर को इस बात का एहसास हुआ और अब शायद पीसीबी को भी इस बात का एहसास हुआ है, दोनों को शायद इस बात का एहसास हुआ है कि लेकिन सर एहसास तो हो गया पीसीबी को, लेकिन उसी बॉलिंग कंसल्टेंट को जिसको आप पीसीबी खुद अपॉइंट कर रहे हैं, फिर उसके रिस्पेक्ट का क्या लेवल होगा कि अगर उनके खिलाफ बातें करने के बाद पीसीबी उनको वापस बुलाता है। अभी यूनुस खान का भी इशू सामने आ गया कि यूनुस खान भी क्रिकेट बोर्ड से नाराज होकर छोड़ गए, तो पीसीबी अपने प्लेयर्स को, अपने ही अपॉइंट करता लोगों को रिस्पेक्ट क्यों नहीं दे रहा? देनी चाहिए, रिस्पेक्ट देनी चाहिए। ठीक है, अब जरा पीएसएल की तरफ आते हैं। पीएसएल के हवाले से आप क्या कहेंगे, क्योंकि हमने देखा पीएसएल को आप पाकिस्तान में लेकर आए, बड़ी आपकी उसमें एफर्ट्स थी, उसमें कोई दो राय नहीं है, यकीनन आपको उसमें अप्रिशिएट करना चाहिए। पाकिस्तान में जब पीएसएल हुई तो मुसलसल मसाइल का सामना करना पड़ा। रावलपिंडी में मैचेस करवा दिए गए, बारिश की वजह से वहाँ पर मैचेस कैंसिल हुए। फिर जब कराची में पीएसएल हुआ तो उसकी ओपनिंग सेरेमनी के हवाले से बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात आए। फिर एक इंडियन कंपनी को पीएसएल की ओपनिंग सेरेमनी दे दी गई। उसके बाद अब फिर अबू धाबी, फिर उसके बाद कोविड का वाला मसला आ गया, जो पेशावर ज़ल्मी के 2 प्लेयर कोविड से इन्फेक्ट हुए, उनको इन्फेक्शन हुआ और डॉक्टर सोहेल सलीम के ऊपर सारा मामला गिरा दिया। और उसके बाद फिर अबू धाबी गए, वहां फिर 2 प्लेयर में कोविड के टेस्ट जो है वो पॉजिटिव आ गए। तो मैनेज नहीं कर पा रहा पीसीबी इस ब्रांड को, और जो अच्छा खासा ब्रांड एक आपने बना दिया था उसको हमें डैमेज होता नजर आ रहा है ब्रांड। आप सही कह रहे हैं, इससे मैं और क्या इसमें इजाफा करूं। कुछ और भी बातें हैं जो हो सकती हैं, मगर ये सारी बातें आपने सही कही हैं। इट्स वेरी बैड मैनेजमेंट, और मुझे बड़ा अफसोस हुआ है कि पीसीबी एक सिक्योर बबल नहीं सिक्योर कर सके, और फिर ये मैचेस की डिसरप्शन करना, टेरिबल मैनेजमेंट और मिस मैनेजमेंट, टेरिबल। तो आपको क्या लगता है कि क्लब क्रिकेट उसको डिस्टर्ब किया, डिपार्टमेंट क्रिकेट उसको डिस्टर्ब किया, जो रीजन की क्रिकेट थी उसको डिस्टर्ब किया, अब ये जो एक ब्रांड बना हुआ था उसको डिस्टर्ब कर रहे हैं, और खुद ही जो है वो खुद ही शादियाने बजा रहे हैं खाली स्टेडियम में। तो आपको लग क्या रही है कि क्या कोई एजेंडा है, क्रिकेट को डिस्ट्रक्शन की तरफ लेके जाना है, ये चल किस तरह से रहा है सारा? पता नहीं, चल तो रहा नहीं। अब पता नहीं पेट्रन को इस बात का एहसास है या अभी भी लोग कान भर रहे हैं उनके, अब मुझे नहीं पता इस बात का। मगर जो आप लोग जो बात करते हैं मेन स्ट्रीम पे भी इस बात को भी नहीं आने दिया जा रहा, और मुझे अफसोस है इस बात का कि क्रिकेट की डिस्ट्रक्शन हो रही है। सबसे प्यारी गेम हमारी पाकिस्तान की, जिसके अंदर हमारी इतनी शोहरत थी, जो हशर कर दिया उसका। काश के पेट्रन जाग जाएं, देख लें हो क्या रहा है, या किसी इंडिपेंडेंट सोर्स से पता करें कि क्या सूरत हाल है। अच्छा, पीएसएल के हवाले से अगर सर पीएसएल के हवाले से बात करते हैं, तो अभी आपका एक इंटरव्यू सुन रहा था, उसमें आपने ही कहा कि जो पीएसएल के फ्रेंचाइज ओनर थे वो मुझसे बहुत खुश थे, लेकिन कुछ जो मेरी फ्रेंचाइज ओनर से बात हुई उन्होंने कहा कि हम तो भाई सेठी साहब इतनी बड़ी शख्सियत हैं, हम इनके वादों पे, इनके दावों पे भरोसा करके हम आ गए। नदीम उमर साहब घर से उठकर आ गए, सेठी साहब के
के कहने से, लेकिन जो अब हम कॉन्सिक्वेंसेस उसके भुगत रहे हैं उस मॉडल के, वो सेठी साहब के दावों की और वादों की वजह से भुगत रहे हैं, ऐसा ही है? नहीं, बिल्कुल गलत है। 4 साल तो इनको मेरे वादों पे चलते रहे, आपका ख्याल है? 4 साल कोई सुना आपने इनकी कोई तनकीद करके? इन्होंने की कोई तनकीद? नहीं, जो वादे किए वो निभाए। हुआ ये है कि हमारे जाने के बाद 2-3 चीजें हुई हैं जिसकी अब इनको बहुत तकलीफ हो रही है। अब ये वो फाइनेंशियल मॉडल की तरफ आ रहे हैं, क्योंकि ज़ाहिर है फाइनेंशियल मॉडल जो है उनको अब तकलीफ दे रहा है, बिकॉज हालात बदल गए हैं। पहली बात जो बदली है वो तो ये बदली है कि इनके सारी पेमेंट्स जो थी वो डॉलर्स में थी, और डॉलर को रुपी में जब कन्वर्ट करते हैं तो 40% का नुकसान हो गया है। डॉलर जब हमारे जमाने में 110 रुपए का था, अब जाके इनको 160 रुपए पे डॉलर में पेमेंट करनी पड़ती है, तो तकलीफ तो होगी। इसका मतलब है कि उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर अगर ये लिखा जाता कि 5% इधर उधर हो जाए तो कोई बात नहीं, मगर अगर कोई बड़ी डिवैल्यूएशन हो जाए तो ये रिव्यू हो सकता है। अब इन्होंने, इनके वकील थे, सब कुछ था, किसी का ये तवक्को नहीं थी कि ये इस किस्म की चीज हो जाएगी, इतनी बड़ी डिवैल्यूएशन एक ही साल में हो जाएगी। और अगर हो भी गई है, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लिखा हुआ है, देयर आर क्लॉजेस कि अगर कोई खुदा ना ख्वास्ता ऐसी सूरत हाल हो जाए जो जिसका तवक्को नहीं थी, तो आप बैठ के बात कर सकते हैं। मैं होता तो मैंने तो बात कर लेनी थी, मैं कहता हाँ आप सही कह रहे हैं, चलिए आइए इसको रिवाइज करते हैं। मगर बात यह है कि इन्होंने फिर पीसीबी डरा हुआ था, पीसीबी ने कहा रिवाइज कर दिया तो नैब आ जाएगी। अच्छा, तो आप एक दौर में सेठी साहब, आप एक दौर में, मेरे से 2 मिनट रह गए, 2-3 सवाल हैं। एक दौर में आप पीएसएल को एक अलग बॉडी बना रहे थे, पीसीबी से अलग बना रहे थे, आप अभी भी इस चीज के हामी है कि पीएसएल की बॉडी अलग होनी चाहिए, पीसीबी के मामला अलग होने चाहिए? मुझे नहीं पता जी, ये लोग सुना ये सोच रहे हैं। मेरा तो ये ख्याल था कि पीसीबी को आर्म्स लेंथ होना चाहिए, पीएसएल जो है उसको बिल अलग रखना चाहिए फ्रॉम पीसीबी का स्टेक होना चाहिए। इनफैक्ट यहाँ तक कि मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग जाहिर है पीसीबी की होनी चाहिए, मगर डिसीजन मेकिंग जो है वो पीसीबी मिल के करे विद द प्राइवेट। अच्छा सर, आप इस बात के भी हामी थे कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होने चाहिए, कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर होना चाहिए। आप इस बात के भी थे, बिग 3 की जो मामला चले थे उसमें आपने इंडिया से बायलैटरल 6 बायलैटरल सीरीज का किया था, इस पे भी बड़े सवाल उठते हैं कि जी सेठी साहब जाके साइन करके आ गए 6 बायलैटरल सीरीज के लिए, जिसमें 4 पाकिस्तान में खेली जानी थी, तो वो भी वादा वफा नहीं हुआ, फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को उस पर बड़ा लॉस भी हुआ जो केस किया था। नहीं देखिए, बात यह है कि वो तो जो हम मुआहदा करके आए थे वो तो अच्छा मुआहदा था ना। उस वक्त क्या पता था कि नरेंद्र मोदी साहब की हुकूमत आएगी और वो ये जो है ना बीसीसीआई को खेलने नहीं देगी, ये पता था किसी को? नहीं। इनफैक्ट उनको खुद नहीं पता था, उनका ख्याल था कि ऐसी बात नहीं होगी, जो भी गवर्नमेंट आएगी इसको नहीं रोकेगी। तो ये तो बहुत बड़ी हमारी कामयाबी थी। मगर हुआ ये कि जब साल के बाद गवर्नमेंट ने रोक दिया उनको, जब गवर्नमेंट ने रोका उनको कि नहीं, हमारे पाकिस्तान के उस गवर्नमेंट के साथ तल्लुकात खराब हो गए। अब जब मैं आपको बताऊं, आज आपकी गवर्नमेंट कहे कि आपने नहीं खेलना इंडिया के साथ, तो आपका ख्याल है पीसीबी खेल सकता है? नहीं खेल सकता ना। ठीक है, तो इसी तरीके के साथ जब उनकी हुकूमत ने उनके वो पीसीसीआई को कहा कि आप नहीं, आपका मौक़िफ़ सर लेना था, उसने जो मुआहदा किया था उसका क्या, उसमें क्या खामी थी? ठीक है। अच्छा, अब ये बताइए, अब ये आईसीसी जो है, हम सबको पता है कि इंडिया से वो डिक्टेशन आईसीसी को मिल रहा होता है। अभी जो वर्ल्ड T20 इवेंट जो है वो यूएई मुंतकिल होने की बात हो रही है, तो आपको क्या लगता है कि इसमें भी कोई इंडिया का अपना कोई इसमें कोई ऐसा ट्रम्प कार्ड है या इंडिया की कोई ऐसी डोमिनेंस नजर आ रही है आपको? ठीक है, कोरोना की वजह से जरूर हुआ है, लेकिन आपको लगता है इसमें कि सारे फैसले फिर जो है वो वहीं से होते आ रहे हैं, उसको फिर आईसीसी को चार और नाचार इंप्लीमेंट करना ही पड़ता है? देखिए, इंडिया इज द बिगेस्ट प्लेयर इन द आईसीसी। एक इंडिया एक तरफ और बाकी सारे दूसरी तरफ, फिर भी इंडिया सबसे बड़ा है। क्यों? ये और बात है कि इंडिया की क्रिकेट टीम बड़ी, उसकी बहुत अच्छी क्रिकेट टीम थी उस वक्त, अब भी शायद है, मगर शायद वो मकाम नहीं है। मगर सबसे अहम बात यह है कि सबसे ज्यादा पैसा जो है आईसीसी को इंडिया बना के देता है। इंडिया की सीरीज जो होती है वो बना के देती है, तो आईसीसी इंडिया के ऊपर बहुत डिपेंडेंट है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि सारे जो ब्रॉडकास्टर्स हैं, स्टार हो गया, सोनी हो गया, जो भी है, इंडियन है, वो बीडी इंडियन करते हैं, वो उनके साथ कंपटीशन ही कोई नहीं कर सकता। तो आईसीसी की तो डिपेंडेंस बहुत ज्यादा है इंडिया के ऊपर। ठीक है, तो इसलिए फिर इंडिया को वहाँ उनकी जो है अहमियत है बोर्ड के अंदर, आईसीसी बोर्ड के अंदर, वो भी बहुत ज्यादा है, कोई उनके आगे खड़ा नहीं हो सकता। और इंडिया ने तो ये भी धमकियां दी है कि अगर आप आईसीसी में बात नहीं सुनेंगे तो हम एक अलग अपनी आईसीसी बना लेगा, फिर क्या करेंगे आप लोग?
ठीक है, थैंक यू सो मच सेठी साहब, आपने अपनी बिजी स्केड्यूल में से वक्त निकाला, जी स्पोर्ट्स के लिए आपने हमारे लिए टाइम दिया। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। नाज़रीन, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मामलों के हवाले से सेठी साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे और उन्होंने बड़ी खुल के गुफ्तगू की और उन्होंने बहुत सारे मौज़ूआत के हवाले से अपनी पोजीशन को भी क्लियर किया और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को किस समत में जाना चाहिए इस हवाले से भी बात की, क्योंकि जो भी कोई एक सच्चा पाकिस्तानी होगा वो पाकिस्तान का दर्द महसूस करेगा, वो पाकिस्तान क्रिकेट को महसूस करेगा, वो ज़रूर इस हवाले से ज़रूर सोचेगा भी और फिर उसका सलूशन भी देने की कोशिश करेगा। आज की हमारी कोशिश काविश कैसी रही, आपकी आरा, आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। इंशाल्लाह कल रात 11:05 पे एक मरतबा फिर इसी स्टूडियो से इसी शो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अली सलमान को पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।